ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। खुद ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦ, ਗੈਰ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की खड़ी की गई पार्टी लोजपा में हक की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है। रविवार को दिल्ली में चिराग पासवान ने अपने घर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर चाचा पशुपति कुमार पारस को पार्टी का सिंबल और नाम नहीं इस्तेमाल करने की चुनौती दी है। चिराग और उनके समर्थकों ने दावा किया है कि 12 राज्यों कमेटियों के अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90% लोग उनके साथ हैं। चिराग ने ऐलान किया है कि अपने पिता की कर्मभूमि और चाचा पशुपति कुमार पारस के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर से वे 5 जुलाई को संघर्ष यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और यहां उनके पिता का जन्मदिवस भी मनाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने 5 प्रस्ताव इस बैठक में पारित किए जिसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने हमारे जो निष्कासित जो सदस्य हैं जिन्होंने पार्टी को धोखा देने का काम किया उनके निलंबन पर और जिस तरीके से वो पार्टी के नाम का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हम लोगों ने घोर निंदा हम लोगों ने की। कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने इसका विरोध दर्ज कराया कि जिस तरीके से वो नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी के वो गलत है। साथ ही में हम लोगों ने हमारे पार्टी के संस्थापक हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न उसकी मांग हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से की है। साथ ही में हम लोगों ने आग्रह किया है कि उसकी एक विशालकाय प्रतिमा उनकी पटना में जो उनकी कर्मभूमि रही है वहां पर उनकी वो प्रतिमा लगाई जाए। साथ ही में जिस तरीके से कोरोना की महामारी की दूसरी लहर हम लोगों ने देखी, संभावित तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता मजबूती से तैयार रहें। अपने जिले में, अपने प्रखंडों में, अपने पंचायतों में, अपने गांव में उनकी मदद करने का भरपूर प्रयास करें, उसका आग्रह किया गया है। बिहार और बिहार के साथ ही कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहां पे बाढ़ से भी आने वाले दिनों में लोग प्रभावित हो सकते हैं। बिहार में तो ये निरंतरता में होता है, हर साल बिहार में बाढ़ आती है, तो उसमें लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, ये भी प्रस्ताव पारित किया गया। लोजपा पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की बैठक को असंवैधानिक बताया और कहा कि चिराग की इस बैठक में कार्य समिति की बैठक पटना में हो गई है और बैठक में मुझे सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अब कोई दूसरा ऐसी बैठक बुलाए तो पार्टी के संविधान के खिलाफ होगा। दिल्ली में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अपने संविधान से चलती है, भीड़ जुटाकर ताकत दिखाने से नहीं। मैंने देखा चिराग ने बसों से लाद कर लोगों को बुलाया था और ऐसा लगा कि दिल्ली की फैक्ट्रियां से मजदूरों को उठा लाया गया हो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुने हुए लोग होते हैं, उसमें भीड़ जुटाने की क्या जरूरत है। तो फिर आप भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार देने के क्या उचित हमको इसका जवाब दीजिए।
तो ये सब चीज़ से जब पार्टी में डेमोक्रेसी समाप्त हो गया और काफ़ी संख्या में लोगों ने, हम 8 महीना से लोग हमारे मुझको परेशान कर रहे थे, खासकर जो दल के 4 सांसद हैं, उन लोगों की राय थी कि भाई डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में नेता परिवर्तन, यदि नेता निरंकुश हो जाए, नेता तानाशाह हो जाए, तो निश्चित रूप से नेता को परिवर्तन होना चाहिए। हम लोगों ने टाइम लेके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की यहाँ 13 तारीख की शाम में हम लोगों को समय मिला। हम लोग 5 सांसद गए, एक एप्लीकेशन पर दस्तखत किए, गए वहाँ, 100 शरीर मिले, उनसे अपनी बात सब लोगों ने कहा कि हम लोग पार्टी में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए सर आप नेता परिवर्तन का आदेश दीजिए। उनका सचिवालय जो था, लोकसभा अध्यक्ष जी का सचिवालय था, उसकी पूरी छानबीन उन्होंने की। छानबीन करने के बाद 14 तारीख को उनका जजमेंट आया, नोटिफिकेशन हुआ कि अब चिराग पासवान जी संसदीय दल के नेता नहीं रहेंगे, पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता रहेंगे। उसके बाद चिराग पासवान जी ने आवेदन तुरंत दिया लोकसभा अध्यक्ष जी को कि पुनर्विचार किया जाए। तो कल उनका आ गया, कमेंट्स आ गया कि देखो लोकसभा का जो नियम है वो देश के संविधान के तहत चलता है, देश का संविधान जो कहेगा वही लोग। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के सवालों के जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी तो इस बार प्रदेश की जनता भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। कोई भी चेहरा ले आए, किसी के भी नेतृत्व में चुनाव लड़ें। इस पर यूपी के मुख्य उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पलटवार भी किया है। जिन लोगों ने विपक्ष के खुद से कोई वादा पूरा न किया हो, उनका भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में हास्यास्पद लगता है। और मुझको लगता है कि योगी सरकार ने जितना काम किया है 4.5 वर्ष में, उतना पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया होगा। किसानों के लिए, युवाओं के लिए इस सरकार में सबसे ज्यादा काम किए गए। संकल्प पत्र देखा जाए तो संकल्प पत्र को पूरा करने का जो क्रम योगी सरकार में हुआ है, मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व है। गन्ने का भुगतान रहा हो, चाहे धान, गेहूं और धान के क्रय केंद्रों को खोलना रहा हो, चाहे सरकारी नौकरी के साथ प्रवासी भारतीयों को रोजगार दिलाने का प्रश्न रहा हो। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जल्दी होने वाला है और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामपुर पहुंचे हैं और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर मंथन भी किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बार हज सऊदी अरब के लोग ही करेंगे और बाहर के लोग नहीं करेंगे। यह सऊदी अरब सरकार का फैसला है। केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव के दिए गए बयान को लेकर कहा कि सपा भाजपा जिला पंचायत सदस्यों को धमका रही है। नहीं, हज तो हज 2021 नहीं होगा और वहाँ की सरकार ने ये निर्णय किया है कि जो बाहर के मतलब सऊदी अरब से बाहर के जो हज यात्री हैं वो नहीं आएंगे। और मुझे लगता है कि जो उनका निर्णय है उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। और जो इस समय हालात हैं कोरोना पैंडेमिक के, लोगों की सेहत सलामती की दृष्टि से। सर, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत सदस्यों को धमका रही है, उनके बाद अध्यक्ष बनाने के लिए सदस्य नहीं है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। अब उनको इस बात का एहसास है अच्छी तरह। उद्धव सरकार में खटपट के बीच शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का एक पत्र सामने आया है। यह पत्र उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिल जाएंगे तो शिवसेना फायदे में रहेगी। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। पत्र लिखा है, उसमें रिएक्शन देने लायक क्या बात है? प्रतिक्रिया क्या दे सकता हूं मैं? मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वो पत्र अभी आपके पास पहुंच गया है, तो ठीक है, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अगर वो पत्र सच है तो कि जो महाविकास आघाड़ी के जो एमएलए हैं उनको जानबूझकर तकलीफ। गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई के मामले में आरोपी उम्मेद पहलवान को गाजियाबाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उम्मेद को डासना जेल भेजा गया और इससे पहले गाजियाबाद में बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई मामले में
पुलिस की जांच में अहम खुलासा हुआ है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद को फंसता देख उम्मेद पहलवान बुजुर्ग अब्दुल समद से एफिडेविट तैयार करने वाला था और अब्दुल समद से आरोपी उम्मेद एफिडेविट में लिखवाना चाहता था कि जय श्री राम ना कहने पर ही उससे पीटा गया और दाढ़ी काटी गई। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक उम्मेद बुजुर्ग से ऐसा एफिडेविट इसलिए लिखवाना चाहता था ताकि जांच के दौरान यह साबित हो जाए कि बुजुर्ग ने ही उम्मेद से जय श्री राम वाले विवाद की बात कही और फिर उसने फेसबुक लाइव किया। इस तरह उम्मेद खुद को आगे तफ्तीश में बचा ले जाए। पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है और इस दौरान सभी को इस बात का एहसास हुआ कि अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहा तो ये वायरस कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें भी लोगों को अपने शरीर पर ध्यान देने के प्रति जागरूक कर रही हैं। अब इस दिशा में दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली सरकार की ओर से बनाए गए मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम संबोधित किया उन्होंने। इस दौरान सीएम ने कहा कि उनकी सरकार मेडिटेशन एंड योगा साइंस पर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रही है और जिसमें अब तक 450 उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इससे अच्छे तरीके से और नहीं मनाया जा सकता था। हम लोग ये सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस शुरू करने जा रहे हैं। मेरा और मनीष जी का सपना था, 1.5-2 साल से हम सोचा करते थे कि किस तरह से दिल्ली के हर व्यक्ति तक योगा को पहुंचाया जाए। ये एक वाक्य कई बार सुना है कि योग को जन आंदोलन बनाना है, योग को जन आंदोलन बनाना है। ये कहते तो बहुत बार हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कैसे बनाया जाए जन आंदोलन, कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए इसको। तो जैसे मनीष जी ने अभी कहा कि पूरी दुनिया को भारत योग सिखा रहा है, लेकिन अपने भारतवर्ष में कितने लोग योग करते हैं? तो इसको 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी सुबह करीब 6:30 बजे संबोधित करेंगे। इस बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देशवासियों को, देश के बाहर जो लोग योग प्रेमी हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच देश को संबोधित करेंगे। देश के बाहर भी उनकी बात सुनी जाएगी। उसके उपरांत देश के 75 स्थानों पर संस्कृति मंत्रालय ने योग के कार्यक्रम तय किए हैं और उसमें स्पष्ट है, हमने पहले दिन से ये संख्या तय की थी कि वो संख्या 21 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। अन्य किसी राज्य में अगर कोई नियम है, कोरोना के कारण कोई एसओपी है, तो उसका अक्षरशः पालन होगा। और इसलिए हम मानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव है, इसलिए हमने योग को धरोहरों के साथ जोड़ा है। योग स्वयं में एक धरोहर है, लेकिन हमारे स्मारक भी धरोहर हैं, आजादी से जुड़े हुए स्थानों को। इसलिए योग धरोहर के नाम पर इस वर्ष हम योग का कार्यक्रम करेंगे। पिछले वर्ष भी महामारी के बीच में हुआ था, वर्चुअल कार्यक्रम एक ही हुआ था। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने का ऐलान किया है और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मेगा ड्राइव में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रविवार को अंबाला छावनी में 61 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र को मजबूत किया गया। बता दें कि कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र को और अधिक मजबूत करने के लिए हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्रालय इन दिनों एक्शन मोड में है। दिवस को भी बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। 1100 जगह इसके कैंप लगेंगे मनाने के लिए सारे हरियाणा में। हर जिला में 50 जगह पर मनाया जाएगा और 50-50 लोगों की जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत रखकर मनाया जाएगा। और कल से ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों को 18 से ऊपर की आयु के लोगों के लिए
मुफ्त वैक्सीन देने की बात की है, जो कि एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। कल से वो मेगा वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और कल हम हरियाणा में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हमने टारगेट रखा है। 70 लाख लोगों को हम अभी तक हरियाणा में। हरियाणा के पलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई हैं और राज्यसभा के चुनाव में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम भी करती हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी को ग्राम स्तर और बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम पर जोर देने की बात कही। हम अपने संगठन को ग्राम पंचायत के वार्ड के स्तर तक लेकर के जाएंगे और जहाँ संगठन मजबूत करेंगे वहीं सरकार के 600 दिन हुए हैं, इनमें कौन कौन से घपले और घोटाले किए, किस तरह के हालात इस प्रदेश के हुए, सरकार ने क्या क्या बेकायदगियां करी, उन सब की पोल भी गांव के लोगों के, शहर के लोगों के बीच में जाकर के खोलने का काम करें। हमारा कार्यकर्ता लगातार जहां इस काम को आगे बढ़ा रहा है, वहीं ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसमें भी एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अपनी तरफ से हर तरह की योजनाएं बनाती है, अच्छे हथकंडे अपनाती है, विवादित बयान देती है, विवाद खड़े करना चाहती है, लेकिन किसान जो है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को उधम सिंह नगर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिले में अवैध वसूली को लेकर प्रभारी मंत्री अधिकारियों पर सवाल उठाए और भड़क गए। सतपाल महाराज ने एसएसपी उधम सिंह नगर पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि मैं भी किसी ट्रक में बैठकर छापा मार सकता हूं, लेकिन ये काम आपका है। आखिरकार क्यों नहीं रोक पाते ट्रकों की अवैध वसूली? लोगों पर पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं और ऊपर से लोगों से वसूली की दोहरी मार दी जा रही है। शिकायतों पर मंत्री सतपाल महाराज ने एसएसपी उधम सिंह नगर को अवैध वसूली रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने यहां तक एसएसपी को कह डाला कि यह मेरा काम नहीं है, आप भेष बदल कर जाइए और अवैध वसूली को रोकिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी किसी ट्रक में बैठ सकता हूं और जिस जगह वसूली हो रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के दौरान कई मरीजों की मौत होने के मामले पर यूपी सरकार ने अपनी जांच में अस्पताल को क्लीन चिट दे दी है। इस पर आगरा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्लीन चिट का मैसेज आया है कि क्लीन चिट डीएम साहब ने दे दिया है, किससे जाँच कराई, किससे जाँच नहीं कराई। जब 323, 324 की भी क्या कहते हैं, अगर जाँच होती है तो वो भी महीनों लंबित रहती है, जिसमें जघन्य अपराध जितना बड़ा हुआ, जिसमें मौतें हुई, जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, मॉकड्रिल हुआ, जो कि मॉकड्रिल आज की तारीख में हमने तो कभी साइंस में सुना नहीं है कि मेडिकल साइंस में कहीं मॉकड्रिल होता हो। उसके बावजूद भी इतनी जल्दी क्लीन चिट दे देना हमारी समझ से बाहर है, जो कि जनता और हम और पीड़ित भी हमारे साथ में हैं, कुछ आएंगे। उन लोगों का कहना ये है कांग्रेस की तरफ से कि जब तक इसमें सही न्याय नहीं मिलेगा, दोषी लोग जेल नहीं चले जाएंगे, चाहे दोषी कोई भी हो, तब तक हम लोगों के आंदोलन चलते रहेंगे। किस तरीके
इसको लेकर के कांग्रेस क्या करेगा? कांग्रेस का कल का कार्यक्रम है डीएम साहब के आवास पे या डीएम साहब के कार्यालय पे हम लोग जाएंगे और अपनी बात कहेंगे और उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। पहले भी हम क्या कहते हैं ज्ञापन दे चुके हैं डीएम साहब को, राष्ट्रपति के नाम डीएम साहब के द्वारा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज में आग लगने की घटना से खलबली मच गई। यहां पर हलवासिया मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा में आग लग गई और आसपास के भवनों तक फैल गई। फायर ब्रिगेड के करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने आग को नियंत्रित किया। रविवार को हजरतगंज बाजार बंद होने के कारण किसी जनहानि की संभावना नहीं रही। बैंक में आग लगने की घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने शटर को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और इसके साथ ही गली में भी सीढ़ी लगाकर पानी की बौछार की। बैंक में लगी आग ने आसपास के भवन को भी चपेट में ले लिया। देखिए, जहाँ तक कारणों की बात है, कारणों का तत्कालिक तौर पे फौरी तौर पे कुछ बता पाना अभी मुश्किल सा होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है क्योंकि बैंक बंद था, शॉर्ट सर्किट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आग जो है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे एक कोने में कुछ केबिन्स हैं, ऐसा लगता है उस केबिन से आग जनरेट हुई है या वहाँ से शुरू हुई है और जगहों पे लगी हुई है। नहीं, एटीएम जैसा कि आप देख रहे हैं, एटीएम। बुलंदशहर के नरौरा गांव में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे खतरे के निशान की तरफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में 3,75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इधर बिजनौर की बात करें तो 1,99,000 क्यूसेक पानी गंगा नदी में छोड़ा गया है, जिससे गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। उधर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को गंगा तट से हटने की चेतावनी दी है। लगातार बारिश के बाद घाघरा नदी अपने उफान पर है। यहां लगातार कटान हो रहा है। उधर लोगों के घरों में अब बारिश का पानी भरने लगा है, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर तहसीलदार की ओर से लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है और ग्रामीणों को नाव न होने की शिकायत की है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व राज्य मंत्री वंशीधर बौद्ध ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम तो देखे, अभी तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने भी देखा, तमाम लोगों का घर भी गिरा है, कमर भर पानी है गांव में। हमने कहा कि इसका एक ही विकल्प है। अगले बार हमने सरकार को सूचित किया था गांव के लोगों के माध्यम से कि जब तक इस नदी पर बंधा और ठोकर नहीं सरकार बनाएगी तब तक इसका कोई विकल्प नहीं है। केवल राशन बांट देने से, ले आने से हमको नहीं लग रहा है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्यों कि जब भी पानी बरसेगा तो ये 3 ग्राम सभा पूरी तरह से बर्बाद रहेगी। बाढ़ का पानी आवे या ना आवे, लेकिन बरसात का पानी से भी बाढ़ से ज़्यादा लोग तंग है, इसलिए कि पानी का निकास कहीं है नहीं, पानी का जमाव है। आज जो धान की बीज जो लोग डाले थे वो सड़ गया, पिपरामेंट की खेती है वो सड़ रहा है, जहाँ ज़्यादा पानी लगा वहाँ का गन्ना चला जा रहा है। तो कहने का मतलब कि इस साल तो सरकार इस बरसात में नहीं कुछ कर पाएगी, लेकिन अगले बार भी जब बाढ़ हुआ था और चहलुआ में कटान हुआ था तब हम लोगों ने सरकार को चेता। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और एसआई के बीच मास्क प्रकरण में अब बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल का बयान सामने आया है। हमेशा विवादों में रहने वाले झबरेड़ा से बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल के बोल फिर से बिगड़ गए हैं और इस बार उत्तराखंड पुलिस पर निशाना साधा है। देशराज के बयान दिया है कि बीजेपी विधायक का चालान काटने वाले दारोगा का तबादला नहीं बल्कि निलंबित कर देना चाहिए था। उस सब इंस्पेक्टर को विधायक का चालान काटने का एहसास होना चाहिए था। विधायक देशराज कर्णवाल द्वारा ये विवादित बयान नारसन ब्लॉक की बिल्डिंग का उद्घाटन करने के दौरान दिया गया। और आपको बता दें कि बीते दिनों मसूरी में घूमने गए रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का एक सब इंस्पेक्टर द्वारा बिना मास्क के चालान काटे जाने का लेकर वायरल हुई वीडियो से विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद विधायक प्रदीप बत्रा ने सब इंस्पेक्टर पर जानबूझकर चालान काटने का आरोप लगाया था। चालान काटने जाने के बाद सब इंस्पेक्टर का अगले दिन ही तबादला कर दिया जाए, जिससे उत्तराखंड सियासत में भी भूचाल आया था। विपक्ष ने जमकर भाजपा को घेरा था और वहीं भाजपा नेता ने विपक्ष द्वारा इस प्रकरण पर बयानबाजी करने को राजनीतिक मुद्दा बताया है। लेकिन अब भाजपा विधायक के बिगड़े बोल मित्र पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में कानून का पालन करने वाले पुलिस कर्मियों का
मनोबल दम टूटता नजर आ रहा है। कानून का पालन करने के एवज में दरोगा के तबादले का सामना करना पड़ रहा है। उस सब इंस्पेक्टर द्वारा गलत तरीके से चालान काटा गया था। माननीय विधायक जी मास्क लगाए हुए थे, उसके बाद भी ये जानते हुए कि ये माननीय विधायक है, उस सब इंस्पेक्टर द्वारा ये दुस्साहस किया गया। और मैं तो कहूँगा कि ये उसको लाइन हाजिर करना, उसको ट्रांसफर करना, ये कम सजा है। उसको निलंबित करना चाहिए था और उसका स्पष्टीकरण मांग करके उसको एहसास कराना चाहिए था कि माननीयों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो दूसरी पार्टी के लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि आग का मंजर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और आज अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ, वो किसी भी पार्टी का हो, एक कर्मचारी ने, एक सब इंस्पेक्टर ने ये दुस्साहस किया है तो याद। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के कलेक्टर इलैयाराजा टी ने आम जनता से 21 जून को आयोजित हो रहे कोविड टीकाकरण महाअभियान में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में 400 केंद्रों में 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए जाएंगे। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोविड टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण हमारे लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की, समाज की सुरक्षा के लिए बहुत ही ना इम्पॉर्टेंट है। लगातार आप लोग भी सुन रहे होंगे, अभी हम लोग ना दूसरी लहर से ना हम लोग ना बाहर आए हैं, बट तीसरी लहर भी ये ना प्रिडिक्टेड है। सो उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों की ना सुरक्षा के लिए आप सभी लोग ना आगे आइए, सभी लोगों को ना प्रेरित करें कि जरूर आवश्यक ना वैक्सीनेशन केंद्र तक आइए, वैक्सीनेशन कराएं। 21 जून यानी कि विश्व योगा दिवस। विश्व योगा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है योगा के रूप में, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के रीवा जिले में और समूचे मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के रूप में मनाया जाएगा और यह 1 हफ्तों तक चलेगा, जिसमें कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी पहले से ही कर ली गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे जिले में 400 से अधिक कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 30,000 व्यक्तियों को टीकाकरण करने का निर्देश दिया गया है, तो जिला प्रशासन के द्वारा 40,000 व्यक्तियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस संबंध में रीवा कलेक्टर के द्वारा आम नागरिकों से यह अपील की गई है कि सभी लोग कोरोना टीकाकरण महाअभियान में शामिल हों। और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजा बुंदेला ने जालौन का दौरा किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर अब जनता जागरूक हो रही है और लोग अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कैंप में टीका लगवाने के लिए पहुंच भी रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी ने कहा था कि ये भगवा है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। मायावती जी ने कहा, ओवैसी साहब कह रहे हैं, सबके नाम हम लिए देते और कहो तो 2-4 और ढूंढ के लिए थे। और कांग्रेस ने खुद, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि ये वैक्सीनेशन पर हमें भरोसा नहीं है, और आप खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस वैक्सीनेशन को मुफ्त बंटवाया जाए। देखिए, आप सब जानते हैं, हमसे कहलवाना है तो हम कह देते हैं, इसमें कोई मुझे शर्म थोड़ी है। लेकिन जनता को ये समझना चाहिए कि इसमें किसकी भलाई है। वोट और वो बाकी चीजें अलग हैं, लेकिन आप समाज को पहले सुरक्षित रखें, हमारा ये मानना है और यही मानना दूसरी विरोधी पार्टियों को होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आने के बाद लगातार राजनीतिक पार्टियों में घमासान युद्ध देखने को मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री व मंत्री लगातार जनपदों का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं बुंदेलखंड के विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला जी जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के विकास भवन में पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों में भ्रम है, वह भ्रम चौपाल लगाकर लोगों के दूर किए जा रहे हैं। वहीं जो कोरोना काल के समय में लोगों के रोजगार छिन गए हैं, उन रोजगारों को भी चालू कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की समस्याएं दूर हों। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर महाराष्ट्र के सांगली जिले से है, जहां मिरज तहसील में अपेक्स केयर नाम के कोविड अस्पताल पर महानगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है, और जबकि उसके संचालक महेश जाधव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इस अस्पताल को महानगर निगम ने कोविड केयर सेंटर की परमिशन दी थी, और लेकिन अस्पताल में जरूरी प्रशिक्षित स्टाफ न होने के कारण और महामारी से संबंधित सुविधा न होने के कारण महानगर निगम की ओर से ये कार्रवाई की गई है। न्यायालयाने आमची बाजू ऐकून सदर महेश जाधव यांना 6 दिवस पुलिस कस्टडी रिमांड दिलेला आहे। महाराष्ट्र के सांगली जिले के मिराज तहसील में अपेक्स केयर नामक हॉस्पिटल को सील करते हुए उसके मालिक महेश जाधव को गिरफ्तार किया गया है। महेश जाधव पे आरोप है वो कोविड सेंटर के नाम पे लोगों से ज़्यादा पैसे वसूलते थे, जबकि हॉस्पिटल में कोविड केयर की कोई सुविधाएं नदारद थी। ऐसे में वहां के स्थानिक जिला कलेक्टर को तमाम शिकायत दी गई थी, जिसके बाद स्थानिक महानगर पालिका ने उस हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरे में यह जानकारी मिली कि जो हॉस्पिटल चलाया जा रहा है उसमें कोविड के नाम पे किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लिहाजा जिन 200 मरीजों का इलाज किया जा रहा था उसमें 87 मरीजों की मौत हो गई थी। इसको लेकर लगातार महानगर पालिका और कलेक्टर ने दबिश करते हुए हॉस्पिटल के संचालक महेश जाधव को गिरफ्तार किया है। अब यह जानकारी निकालने में लगी है कि आखिरकार महेश जाधव में इस तरह की लापरवाही क्यों बरती। आपको बता दें कि महानगर पालिका द्वारा ही इस कोविड सेंटर को परमिशन दी गई थी, लेकिन महेश जाधव ने कोविड के दौरान किसी तरह की नियमों का पालन नहीं किया, लिहाजा लोगों की मौत होती गई। लेकिन जब लोगों का दबाव बढ़ता गया तो कलेक्टर ने आनन फानन में महेश जाधव को गिरफ्तार करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या महेश जाधव के अलावा अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सप्तिका सोनी, एएनबी न्यूज़ मुंबई। यूपी के मैनपुरी का एक ऐसा मामला सामने आया है कि देखने के बाद मानवता और इंसानियत शर्मसार हो जाए। लोगों का कहना है कि हे भगवान, ऐसी संतान किसी को न दे। दरअसल आवास विकास की एक घर में रहने वाले रामावतार प्रजापति ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि जिस मकान को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाई है, और उनके मरने के बाद उनकी लाश को उसी मकान के दरवाजे पर रखकर मेरी लाश को साक्षी मानकर आपस में समझौता कर रहे होंगे। दरअसल मामला पिता के गुजरने के बाद 2 भाइयों में संपत्ति बंटवारे को लेकर है। मृतक रामावतार का छोटा बेटा मनमोहन अपने बड़े भाई सुरेंद्र पर आरोप लगा रहा है कि उसने 5 दिन पहले पिता के वसीयत अपने नाम करवा ली थी, और 3 दिन पहले 17 जून की रात को 1 बजे पिता को गला दबाकर हत्या कर दी, जिसका मनमोहन ने अपने दिमागी तौर पर विक्षिप्त मां के साथ पिता के शव के सामने रिपीट टेलीकास्ट भी करके दिखाया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया तो मौत की वजह सांस की नली में इंफेक्शन निकला, जिसके बाद पुलिस ने अपनी हिरासत के लिए बड़े बेटे सुरेंद्र को छोड़ दिया। 2 दिनों से यहाँ ससुर का जो शव रखा हुआ है, इसमें बड़ा बेटा कई दिनों पहले यहाँ आ चुका था
और आने के बाद उसने जो भी संपत्ति है सब अपने नाम करवा के और सब कुछ अपने हैंडओवर करके पिता की हालत ख़राब होने के बावजूद भी हॉस्पिटल ना ले जा करके उनको यह तो मर्डर किया है एक तरीके से। और दूसरा ये कि छोटे वाले लड़के को कुछ भी नहीं मिला और उसके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। और गलत हुआ है उसके साथ कि उसको कम से कम छोटा बेटा वो भी तो पिता की जायदाद में हकदार है बराबर का, लेकिन इन्होंने अपनी संपत्ति इस तरीके से बनवाई है कि जीते जी मालिक, पिता को अपने बहकावे में लेकर जीते जी मालिक मैं हूँ और मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा बेटा सुनील कुमार मेरी चल अचल संपत्ति का मालिक होगा और जितना भी बैंक बैलेंस है उसका सबका हकदार मेरा बड़ा बेटा ही होगा। इस प्रकार छोटे बेटे के ये मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने ना मेरे पिताजी का मर्डर कर दिया है और सबरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिखवा ली है। ये बोझों का ना वसीयत इन्होंने कराई या नहीं कराई वसीयत? हाँ, रही वसीयत की बात, मैंने अपने पिताजी की हत्या नहीं की और वसीयत का मेरे पिताजी ने मुझे फोन करके ही बुलाया। प्रदेश के जनपद मैनपुरी में संपत्ति विवाद में 2 दिन से अपने ही दरवाजे पर अंतिम संस्कार की वाट जो रहा है रिटायर्ड कर्मचारी का साहब। यहाँ देखने के बाद मानवता और इंसानियत संसार हो जाए, लोगों को कहना पड़े यह भगवान संतान ऐसी किसी को ना दे। आवास विकास के मकान नंबर 346/2 में रहने वाले राम अवतार प्रजापति ने कभी सपने में नहीं सोचा था होगा कि जिस मकान को उन्होंने अपनी मेहनत और कड़ी कमाई से बनाया है, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को उसी मकान के दरवाजे पर रखकर अपने ही मेरी राज को साक्षी मानकर समझौता करेंगे। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज मैनपुरी। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में गंगा दशहरा के मौके पर यमुना में स्नान के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने यहां यमुना में आस्था की डुबकी लगाई। दरअसल इस दिन में स्नान का एक विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी यमुना में स्नान करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं इस मौके पर श्रद्धालुओं की ओर से अपने बच्चों का मुंडन भी करवाया गया। हालांकि कोरोना को देखते हुए मथुरा प्रशासन भी चुस्त दिखाई दिया और मौके पर पुलिस फोर्स तैनात रही। जी हाँ, नहीं बहुत भीड़ थी। अब कोरोना काल की वजह से भीड़ जो है ना की बराबर ही है। ये कि वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। आज गंगा दशहरा का पर्व है तो आज ही के दिन माँ गंगा पधारी है पृथ्वी पर, तो आज के दिन यहाँ गंगा यमुना का विशेष महत्व रहता है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में गंगा दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जमुना मैया में गोते लगा रहे हैं और दशहरा का पर्व मना रहे हैं। वहीं बाहर से आए श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ अपने बच्चों का मुंडन कराया जा रहा है, क्योंकि ये हिंदू रीति रिवाज में एक परंपरा है कि गंगा दशहरा वाले दिन बच्चों का मुंडन कराया जाता है। तो वहीं जमुना मैया किनारे सभी लोग अपने बच्चों का मुंडन करा रहे हैं और यमुना मैया में गोते लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना मैया बहती हैं और यहाँ वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। क्योंकि दशहरा वाले दिन यहाँ लोग यमुना मैया में नहाने आते हैं और डुबकी लगाते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में जो कोरोना को देखते हुए अब की बार श्रद्धालुओं की यहाँ बहुत कमी देखी जा रही है। नई प्रशासन के द्वारा भी यहाँ व्यवस्था की गई है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और कोविड-19 की गाइडलाइंसों को देखते हुए यहाँ गंगा दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। दिल्ली अनलॉक क्या हुई? लोगों ने फिर से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ एक बार फिर से उमड़ने लगी है। ना तो लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना चेहरे पर मास्क ठीक से लगे नजर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये मास्क कोरोना के डर से नहीं बल्कि प्रशासन के डर से लगे हुए हैं, जो सिर्फ पुलिस वालों को देखकर ऊपर होते हैं। बहरहाल इस सब्जी मंडी सिर्फ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है, जो दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने जो कहर बरपाया था वो किसी से छुपा नहीं है। बावजूद इसके लोगों की उमड़ती भीड़ और प्रशासन के नदारद होने पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। केरल में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान कोट्टायम में सभी दुकानें बंद दिखीं। इस दौरान पुलिसकर्मी वाहनों की जांच कर रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं में छूट है और केरल में लॉकडाउन लगने के कारण कोट्टायम में रविवार प्रेयर के लिए कुछ चर्चों को छोड़कर अन्य चर्च को भी बंद कर दिया गया है।
कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर सार्वजनिक समारोहों को अनुमति नहीं है। दरअसल केरल में वीकेंड लॉकडाउन के लेकर सख्ती बरती जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में सुबह से पुलिस सड़कों पर चेकिंग कर रही है और लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दे रही है। दिशा निर्देश के अनुसार वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लगाए गए अतिरिक्त नियमों में रेस्तरां से पार्सल लेने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि होम डिलीवरी की अनुमति है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर तेजी से ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,419 नए मरीज मिले हैं, जो 81 दिनों में सबसे कम केस है। वहीं एक दिन में 1,576 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और 14 अप्रैल के बाद से 2 महीनों में सबसे कम मौतें दर्ज की गई हैं। राहत की बात यह है कि बीते दिन 87,619 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट गिरकर 3.22% पर आ गया है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 7,29,243 हैं, जबकि 2,87,66,009 लोग ठीक भी होकर अपने घर जा चुके हैं। बता दें कि कोविड वैक्सीनेशन अभियान के दौरान अब तक 27.66 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने राहत दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कल कोरोना के 135 मामले आए और 7 मौतें हुई थी और पॉजिटिविटी रेट 0.18% थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 1-1.5 महीने से दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी से कम हो रहे हैं। अगर सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करेंगे तो तीसरी लहर से बचा जा सकता है। केस पॉजिटिव आए थे कोरोना के, पॉजिटिविटी 0.18% थी और जो डेथ हुई थी वो 7 डेथ थी। तो पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी तेज़ी से केसेस कम हुए हैं। अभी लगता है कि कोरोना इस टाइम काफ़ी कंट्रोल में है, परंतु मेरा सभी से निवेदन है कि मतलब कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं, घर से जब भी बाहर निकलना हो तो मास्क ज़रूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार भी जब 2-2.5 महीने बिल्कुल केस कम थे तो लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए थे और उसके बाद फिर से एक बहुत ही भयंकर लहर आई थी। तो सबको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की ज़रूरत है और मास्क जरूर लगाएं। जैसा एम्स चीफ रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि 6 से 8 हफ्ते के बीच फिर तीसरी लहर। देखिएगा, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि देखो, अगर सभी लोग मास्क का पालन करें, लगाने का पालन करेंगे तो लहर से बच सकते हैं। ये हमारे बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से बिहेव करेंगे। अगर सभी लोग मिलके पब्लिक में जब भी जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स ना करें, ज़्यादा जब मिले। झारखंड सरकार ने राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के उद्देश्य से सोमवार से प्रतिदिन कम से कम 3 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो राज्य सरकार ने कम समय में लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट सेट किया है, जिसे पूरा करने के लिए एक दिन में 3 लाख लोगों को खुराक दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे सभी ब्लॉक और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों में कम से कम 5 वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं। इसके साथ ही सभी नगर पालिका में 10 सेंटर बनाए जाए ताकि प्रतिदिन 3 लाख खुराक का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी जो आया है मैसेज, उसमें अब ये व्यवस्था नहीं रहेगी जिसमें कि 2 सेंटर चलता था 45 से एबव और दूसरा सेंटर जो चलता था वो 18 से 44 के बीच में। अब ये सारी व्यवस्थाएं एक कर दी जाएंगी। कोई भी एक सेंटर पर 18 से ऑनवर्ड जो भी होगा वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड। ये यूपी के हापुड़ में ज्येष्ठ गंगा दशहरे पर भारी संख्या में गंगा स्नान करने श्रद्धालु पहुंचे। स्नान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और जिलाधिकारी द्वारा गंगा दशहरा मेला स्थिति करने के बावजूद भी भारी संख्या में श्रद्धालु का गंगा घाट पर तांता लगा रहा। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को रोकने के लिए ब्रज घाट, गंगा घाट पर कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं दिखे। राजीव शर्मा बीजेपी दशहरा महिला है। इसमें लॉकडाउन के उपरांत भी इतनी पब्लिक आई हुई है, करीबन 1.5 लाख पब्लिक इस समय मौजूद है। सुबह के 9 बज रहे हैं। ज्योति दशहरा साल भर में एक बार आता है मेला।
इसमें जो पितरों की शांति, पितरों का स्थान, देवी देवताओं का स्थान बनाया जाता है। पितरों का अच्छा पंडित जी, मुंडन भी होता है। जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं जी, लगभग भारी संख्या। इससे श्रद्धालु कम से कम। यूपी के हाथरस में कोरोना संक्रमण के बीच गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं ने आस्था के सैलाब में डुबकी लगाई। वहीं गंगा दशहरा पर सैकड़ों श्रद्धालु नहर में स्नान करते दिखाई दे। बता दें कि हाथरस अलीगढ़ रोड पर स्थित नहर में श्रद्धालु स्नान करते दिखे। कोरोना महामारी को खौफ आस्था के सामने बौना दिखाई दिया। कौन सा त्योहार है? दशहरा का, इसीलिए लोग यहाँ नहर पे नहाने के लिए आए हैं। कौन सा शहर है ये? दिल्ली मेट्रो में एक अजब नजारा देखने को मिला है। मेट्रो में सवार लोग उस वक्त हैरान रह गए जब कोच के अंदर एक बंदर आ गया। ये बंदर कभी कोच के अंदर टहलता तो कभी सीट पर लोगों के बगल में बैठकर यात्रा करता। मेट्रो के अंदर बंदर की सवारी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिल्ली मेट्रो के अंदर एक बंदर भी लोगों के साथ यात्रा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस मेट्रो में बंदर सवार था वह आनंद विहार से द्वारका की तरफ जाने वाली लाइन है। वीडियो में बंदर एक शख्स के बगल में सीट पर जाकर बैठ जाता है और फिर मेट्रो में लगे शीशे से बाहर का नजारा देखने लगता है। बीच बीच में वह शख्स के हाथ में हाथ डालते भी नजर आता है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। योग दुनिया को भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। योग अंधेरे में प्रकाश है जो मानव के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग दिवस मानव चेतना और भलाई के लिए व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक पर्व है। योग मन और शरीर, विचार और कर्म, संयम और संतोष की एकात्मता का प्रतीक है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध होता है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आज योग विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं प्रदेश के निवासियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो प्रोटोकॉल दिखाए गए हैं उसका हम पालन करते रहे और हमारे परिवार को बचाते रहिए। धन्यवाद। जय न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका पूर्वी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां कई जिलों में रविवार को भी भारी बारिश हुई है। हो सकती है मौसम केंद्र ने इन जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं कुछ अन्य इलाकों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों से ज्यादा डिजिटल, वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक मंचों का इस्तेमाल करने की अपील की है। इसके साथ ही कहा है कि सभी कल पूरा एहतियात बरतें और किसी भी तरह की सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन न करें। कोरोना महामारी के चलते ये लगातार दूसरा साल है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मंचों पर मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम सभी से अपील करते हैं वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे स्वास्थ्य में इसके महत्व को समझें। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोग इस साल अपने पूरे परिवार के साथ अपने अपने घरों में योग करें। आयुष मंत्रालय के अनुसार इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य के लिए योग है। कोरोना महामारी के चलते इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन डिजिटल माध्यम से होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश मुख्य आकर्षण रहेगा और इसके अलावा इस कार्यक्रम को आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा योग का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। तो गर्मी के मौसम में अंबाला वासियों को अघोषित बिजली कटों और डाउन वोल्टेज से निजात दिलाने के लिए बिजली विभाग पुराने लगे ट्रांसफर की कैपेसिटी बढ़ा रहा है और इसके अलावा कई इलाकों में नए ट्रांसफर भी लगाए जा रहे हैं ताकि ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड न पड़े और वोल्टेज की सप्लाई ठीक बनी रहे। इसके अलावा तूफान से हुए बिजली सप्लाई को नुकसान को ठीक कर व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। आपको बता दें कि अंबाला में ज्यादातर जगह 200 MVA कैपेसिटी से ट्रांसफर लगाए जा रहे हैं, जिसमें उस इलाके में डाउन वोल्टेज की समस्या नहीं आएगी और अब तक जिला में 91 नए ट्रांसफर लगाए जा चुके हैं, तो वहीं 78 ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। तूफान से काफी सप्लाई बाधित हुई थी, घरेलू सप्लाई को ठीक कर दिया गया है। एग्रीकल्चर सप्लाई को भी 90% चालू कर दिया गया है। अंबाला डिस्ट्रिक्ट में टोटल 70 ट्रांसफार्मर हमने ऑगमेंट किए हैं और 91 ट्रांसफार्मर हमने नए लगाए हैं। और जहाँ तक अंबाला कैंट की बात है, अंबाला कैंट में हमने 40 ट्रांसफार्मर बड़ी कैपेसिटी के बदले हैं और करीब आपका 46 ट्रांसफार्मर जो हैं वो न्यू एडिशन किए हैं। और जो न्यू एडिशन है इसमें मैक्सिमम 100 kVA के ट्रांसफार्मर और 200 kVA के ट्रांसफार्मर हमने ऐड किए हैं। ये तो केवल अंबाला कैंट की बात कर रहा हूँ मैं। और इसी तरह जहाँ पे ओवरलोडिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए अंबाला सिटी में हमने 15 ट्रांसफार्मर ऑगमेंट। चमोली में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग, ग्वालदम, कर्णप्रयाग, गैरसैंड और जोशीमठ मलारी हाईवे समेत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 84 सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई हैं, जिसमें लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि बारिश के मौसम में उत्तराखंड में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते जिलों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बसे गांवों को जोड़ने वाले 3 लकड़ी के पुल और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। वहीं खतरे के निशान के ऊपर बह रही काली नदी से धारचूला कस्बे के साथ ही कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आने वाले 20 सालों में दिल्ली की नवनिर्माण की कवायद शुरू कर दी है। 20 साल बाद यानी साल 2041 में दिल्ली का मॉडल कैसा होगा, इस पर रुड़की, IIT और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच करार हुआ है। देश के नामचीन संस्थान के प्रोफेसर दिल्ली का साल 2041 का नक्शा तैयार कर रहे हैं।
जिसमें स्मार्ट सिटी के स्तर की तमाम सुविधाएं शामिल होंगी। इमारत की तस्वीर से लेकर ड्रेनेज प्लान का खाका भी रखा जाएगा ताकि तमाम तरह की सुविधाओं से दिल्ली लैस हो सके, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और IIT रुड़की के बीच MOU साइन हुआ है और पहले फेज में करीब 7 करोड़ खर्च होंगे, जिसमें दिल्ली का खाका तैयार कर GIS आधारित मास्टर प्लान बनाया जाएगा। 160 बिंदुओं को शामिल कर तैयार होने वाले मास्टर प्लान में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा। इसमें स्मार्ट सिटी के स्तर की सभी सुविधाएं शामिल होंगी। गौरतलब है कि साल 1962 के बाद से दिल्ली का कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है। अब DDA ने आने वाले 20 सालों में दिल्ली के नवनिर्माण की कवायद शुरू कर दी है और इसके तहत बड़ी आबादी के रहन सहन के तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। IIT रुड़की की तरफ से सिविल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक प्रोफेसर कमल जैन ने MOU साइन किया है। कि स्मार्ट सिटी बनाई जाए, नई स्मार्ट सिटी बनाई जाए और जो एग्जिस्टिंग हैं उसमें भी फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए। तो वो फैसिलिटीज़ तभी बढ़ाई जा सकती हैं जबकि जो एग्जिस्टिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो ये इंफॉर्मेशन आज तक कहीं भी इकट्ठी नहीं की गई है। जो नक्शे हैं वो स्मॉल स्केल में हैं। तो लार्ज स्केल मैप ज़रूरी होता है इस सब काम करने के लिए, जैसे कि आपको सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है। तो इसके लिए उन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि जब उन्हें पता लगा कि हम इस तरह काम करते हैं, और उन्होंने फिर हम मास्टर कंसल्टेंट बनाया और उन्होंने कहा कि भाई आप। तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली इलाके के सफीपुर पट्टी का है, जहां पड़ोस की रहने वाले शाहरुख नाम के व्यक्ति ने एक 15 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से ले जाने के बाद जबरदस्ती रेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद डरी सहमी नाबालिग अपने घर पहुंची और परिवार को अपने साथ कई हुई दरिंदगी की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार बुढ़ाना कोतवाली पहुंचा और आरोपी शाहरुख के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। फादर्स डे पर यूपी के कौशाम्बी जिले में बेटों ने ही पिता को कमरे में बंद कर लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। रिटायर्ड रेलवे कर्मी की हत्या से नाराज लोगों ने आरोपी के घर पर जमकर बवाल किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इन दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से पूरे इलाके में खौफ। मथुरा जनपद के वृंदावन कोतवाली की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जैंत क्षेत्र में शनिवार की रात भरतिया के समीप गोली लगने से घायल युवक खून में लथपथ हालात में खेत में पड़ा मिला। गोलीकांड की सूचना पर पहुंची जैंत पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाने के बजाय काफी देर तक उससे पूछताछ करके घटना की तह तक जाना उचित समझा। पुलिस पूछताछ में घायल युवक ने अपना नाम मोनू पुत्र दिगंबर निवासी जैत बताया। उसने 1 साल पुराने रंजिश को लेकर 2 नामजदों पर नशा कराकर गोली मारने का आरोप लगाया। मौके से बियर की कैन, नमकीन के पाउच के साथ एक तमंचा भी बरामद हुआ। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल,